तो उन्होंने झट से आंचल को देखकर हाँ कर दी और कुछ देर बाद दोनों तरफ से रिश्ते के लिए हाँ हो जाती है। बहन जी, अब रिश्ता जुड़ ही गया है तो मैं सोच रही हूँ हम आए हैं तो रोका कर ही देते हैं, फिर 2 महीने बाद सगाई और फिर शादी कर देंगे। आप ठीक कह रही हैं, आप हमें थोड़ा वक्त दीजिए, तब तक आप गेस्ट रूम में आराम कर लीजिए। आप लोग भी थक गए होंगे, तब तक हम रोके की तैयारी कर लेते हैं। मेहमानों को गेस्ट रूम में छोड़कर वो दोनों रोके की तैयारी में लग जाती हैं। दीदी, फल और मिठाई तो कम रहेगा, इतने बड़े लोग हैं तो ऐसे रोका करना ठीक नहीं रहेगा। आप एक सोने का सिक्का, 10 किलो मिठाई और सबके लिए एक जोड़ी कपड़े मंगवा लो। तो बिल्कुल ठीक कह रही है, एक नहीं 5 सोने के सिक्के और दामाद जी के लिए भी 5 जोड़ी कपड़े मंगवा लेती हूँ, बाकी एक एक जोड़ी सबके लिए। अरे भाई, एक ही तो दामाद है हमारा। सुनिए जी, आप जल्दी से बाजार जाकर सामान ले आइए, तब तक हम बाकी तैयारियों में जुट जाते हैं। उषा अपनी इकलौती बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से करना चाहती थी, इसलिए वो दिल खोलकर पैसा बहाती है। इसी तरह 3 घंटे में वो पूरी तैयारियां कर लेते हैं। कुछ देर बाद, आओ माया, आगे आकर दामाद जी को सोने का सिक्का, कपड़े और मिठाई दो। लेकिन दीदी मैं क्यों? अरे तू भी तो आंचल की माँ ही है, बचपन से तुमने भी तो उसे बेटी की तरह ही पाला है, और वैसे भी मुझसे ज्यादा तो तुझे इसकी चिंता रहती है। सच कहूँ तो मुझसे ज्यादा आंचल का ये ख्याल रखती है। चल अब आगे आओ। वाह बहन जी, आप दोनों देवरानी जेठानी का प्यार देखकर तो हमारा मन भी खुश हो गया। देवरानी जेठानी में झगड़े तो हमने बहुत सुने थे, लेकिन इतना प्यार पहली बार देख रहे हैं। कुछ देर बाद दोनों का रोका हो जाता है। लो भाई, अब आपकी बिटिया हमारी हुई, कुछ दिनों बाद हम सगाई करके जाएंगे और उसके बाद सीधा शादी, फिर अपनी अमानत को बड़ी धूमधाम से लेकर जाएंगे। और वैसे भी हमारा बेटा भी उतावला हुआ जा रहा है। क्या पापा आप भी? ऐसे ही वो लोग रिश्ता पक्का करके आ जाते हैं। ऐसे ही 2 महीने बाद उन दोनों की सगाई भी हो जाती है, जिसमें उषा खूब पैसा बहाती है। सगाई के 1 हफ्ते बाद रौनक की माँ के पास एक फोन आया, जिसे सुनते ही कौशल्या हैरान रह गई और उसने उषा को फोन मिला दिया। बहन जी, आज एक अननोन नंबर से हमारे पास फोन आया और फोन पर हमें आपकी बेटी के बारे में काफी गलत बातें बताई गई। माना कि हमें उन बातों पर भरोसा नहीं है, लेकिन जहाँ तक हो आप थोड़ा ध्यान रखें। कोई तो ऐसा है जो नहीं चाहता कि रौनक और आंचल की शादी हो। लेकिन ऐसा कौन हो सकता है बहन जी? क्या आपके पास उसका फोन नंबर है? नहीं, वही तो दुख है, वो फोन एक पीसीओ से आया था। उषा फोन रख देती है और चिंतित होकर सारी बात उर्मिला को बताती है। आप टेंशन मत लो दीदी, ऐसे तो आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। कुछ दिन बाद फिर से कौशल्या का फोन आया। बहन जी, आज तो उसने हद ही कर दी। हमने उसके फोन की बातों का कोई भरोसा नहीं किया, तो आज उसने लिफाफे में एक चिट्ठी और आंचल बेटी की कुछ गंदी गंदी फोटोग्राफ्स हमें भेज दी। उन गंदी तस्वीरों को देखकर तो हम भी डर गए थे, लेकिन फिर रौनक ने कहा, माँ ये सब फोटोग्राफ तो नकली भी बन जाती है, किसी का चेहरा कहीं भी लगाया जा सकता है। उसने जब फोटोग्राफ्स ली तो पता चला वो सब नकली थी। ये बातें सुनकर उषा रोने लगती है और फोन रख देती है। उधर रौनक आंचल से फोन पर बात करता है। तुम्हें पता है आंचल, तुम्हारी फैमिली का कोई सदस्य ये सब कर रहा है। वो ये चाहता है कि किसी भी तरह से हमारा रिश्ता टूट जाए। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हारी चाची नहीं चाहती कि तुम्हारी शादी मुझसे हो। मेरी माँ समान चाची के बारे में बोलने से पहले तुम्हें 100 बार सोचना चाहिए था। अब मुझे ही तुमसे शादी नहीं करनी। तुम मेरी बात पर भरोसा नहीं कर रही हो। अरे मेरे पास सबूत है। लेकिन गुस्से में आंचल फोन काट देती है और रोने लगती है और अपनी माँ और चाची को सारी बात बताती है। रौनक बिल्कुल सच कह रहा है बेटी, ये देखिए वही चिट्ठी है जो इसने रौनक के घर भेजी थी। इसकी हैंडराइटिंग तो पहचानती है न तू? अब बता उर्मिला, तूने ऐसा क्यों किया? मुझे माफ कर दो दीदी, ईर्ष्या और जलन ने अंधा कर दिया था मुझे। जब से शादी पक्की हुई है आप लोग पानी की तरह पैसा बहा रहे हो। इतना धन प्रदर्शन इसलिए कि आपकी बेटी की बड़े घर में शादी हुई है। क्या हम मिडिल क्लास अपनी बेटी का रिश्ता बड़े घर में नहीं कर सकते? आपकी लाखों की शादी देखने के बाद आखिर कैसे मिलेगा मेरी बेटी के लिए बड़ा घर? और अगर मिल भी गया तो वो भी यही चाहेंगे कि आपकी तरह हम भी पानी की तरह पैसा बहाएं। जो उषा की देवरानी ने किया वो गलत था, लेकिन कहीं न कहीं ये बात भी सच है कि शादियों में पानी की तरह बहने वाला पैसा कहीं न कहीं मिडिल क्लास लोगों की कमर भी तोड़ रहा है। उषा को भी अपनी इस गलती का एहसास हुआ और उसने अब सामान्य तरीके से अपनी बेटी की शादी रौनक संग खुशी खुशी कर दी। क्या कर रही थी मेरी लाडो? कुछ नहीं पापा, बस लेटी हुई थी।
तुम्हारी माँ कहाँ है? माँ और चाची रसोई में खाना बना रही हैं। अरे तो अगर माँ और चाची खाना बना रही हैं तो तुम्हें भी उनका हाथ बटाना चाहिए ना। हाँ जी पापा, मैं बस जा ही रही हूँ। अपने पापा के कहने पर किरण फौरन रसोई की तरफ चली गई, जहाँ उसकी चाची और उसकी माँ खाना बना रही थी। उसे रसोई में आता देख उसकी माँ कमला ने उससे कहा, क्या हुआ, तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? नहीं तो, कुछ भी तो नहीं हुआ। अब लाओ ये गाजर मैं छिल देती हूँ। नहीं रहने दे, अब कुछ तो बात है, बता ना क्या हुआ। वो मैं पढ़ाई कर रही थी अपने कमरे में, पर पापा ने कहा कि मैं आप दोनों का हाथ बटाऊं रसोई के काम में। अच्छा तो ये बात है, कोई बात नहीं बेटा, जब तेरे पापा खाना खाकर खेत पर वापस जाएंगे ना, तब तू पढ़ लेना, ठीक है? ठीक है माँ। क्या पढ़ाई पढ़ाई करती रहती है किरण? अरे जल्दी से जल्दी खाना बनाना सीख ले, वरना ससुराल में सब तेरी माँ को ही कोसेंगे कि लड़की को कुछ नहीं सिखाया उन्होंने। अपनी चाची की ये नसीहत किरण को बिल्कुल नहीं भाई, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोली। दरअसल किरण के पिता हरीश 2 भाई थे, बड़े हरीश और छोटा सतीश। हरीश की शादी कमला से हुई थी, जबकि उमा छोटे भाई सतीश की पत्नी थी। घर में 2 ही बच्चे थे, हरीश और कमला की बेटी किरण और सतीश और उमा का बेटा राहुल। ये सभी एक ही घर में रहते थे। किरण दीदी, तुमने आगे का क्या सोचा है? आगे का मतलब? अरे मतलब 12वीं के बाद क्या करोगी? मतलब शादी करके कौन से गांव जाओगी? क्योंकि ताऊजी तो तुम्हें आगे तो पढ़ने नहीं देंगे। राहुल बहुत ही शैतान और मतलबी किस्म का लड़का था, ठीक अपनी माँ उमा की तरह। वो अपनी बड़ी बहन किरण को ताना मारकर चला गया। दरअसल किरण आगे पढ़ना चाहती थी, जीवन में कुछ बनना चाहती थी, लेकिन उसके पापा हरीश पुराने ख्यालों के थे। उन्होंने तो किरण के लिए रिश्ते भी देखना शुरू कर दिया था। हालांकि किरण की माँ कमला किरण की खुशी के लिए उसे आगे पढ़ाना चाहती थी। जैसे जैसे 12वीं की परीक्षाएं पास आने लगी, किरण घबराई सी रहने लगी। उसे परीक्षाओं का डर नहीं था, बल्कि उसे डर था उसके सपनों के टूट जाने का, और उसका ये डर उसकी माँ कमला अच्छे से समझ रही थी। क्या हुआ, इतनी उदास क्यों है? माँ मुझे आगे पढ़ना है, तुम पापा से बात करो ना। कोई फायदा नहीं है बेटा, मैंने कोशिश की थी, लेकिन क्या माँ, पापा को आखिर दिक्कत क्या है? राहुल के लिए तो इस घर में बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं, जबकि वो तो पढ़ाई में मुझसे अच्छा भी नहीं है। अगर वो आगे तक पढ़ सकता है तो आखिर मैं क्यों नहीं? किरण के सवाल का कमला के पास कोई जवाब नहीं था, इसीलिए वो किरण से बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। किरण कुछ देर वहीं बैठी रोती रही। फिर उसने देखा कि उसका भाई राहुल कोई किताब पढ़ रहा है। किरण उसके पास गई और उसकी किताब में झांकने लगी। क्या देख रही हो दीदी? ये पीएससी का सिलेबस है, एक सवाल भी हल नहीं कर पाओगी। और अगर कर दिया तो मान जाऊंगा तुम्हें। किरण ने उस चुनौती को स्वीकार किया और झट से 4-5 सवाल राहुल के सामने ही हल कर डाले। राहुल का मुंह खुला का खुला रह गया। किरण मुस्कुराकर वहाँ से चली गई। ऐसे ही वक्त बीतता गया और फिर किरण का 12वीं का रिजल्ट आया। उसने अपने स्कूल में टॉप किया था, लेकिन किसी को इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा था। जबकि राहुल जो ठीक ठाक नंबरों से पास हुआ था, उसके लिए उसकी मनपसंद खीर पक रही थी। हालांकि कमला के पास अपनी बेटी के लिए खुशखबरी जरूर थी। किरण, मेरी बात ध्यान से सुन बेटा, तेरी मामी ने तेरे पापा को फोन करके कहा है कि उनकी तबीयत बहुत खराब रहती है, तो बच्चों की देखभाल के लिए वो तुझे अपने पास बुलाना चाहती हैं कुछ महीनों के लिए। अरे पर क्या हुआ मामी को? कुछ नहीं हुआ उन्हें पगली, तू बस उनके पास चली जा, वरना यहाँ रही तो तेरे पापा तेरी शादी करा देंगे। रहने दो माँ, कुछ महीनों में क्या हो जाएगा। अरे पगली तू जा तो सही, वहाँ तेरा जो मन आए जाकर पढ़ ले। मैंने तेरे मामा से बात कर ली है, उन्होंने तेरे पापा को समझा दिया है कि तेरी शादी तब तक नहीं कर सकते जब तक तू 20 साल की नहीं हो जाती। ये सरकार तो दिक्कत है, वो किसी से बात नहीं करता, अब बहुत बड़ा आदमी बन गया है। मैं समझी नहीं माँ, हुआ क्या है? अरे 1 साल पहले राहुल ने पटवारी का इम्तिहान दिया और पास हो गया। बस फिर तो उसके और उसके माँ बाप के तेवर ही बदल गए। तेरी चाची कहने लगी कि अब ये घर लायक नहीं है। राहुल दोनों को साथ लेकर शहर चला गया है, सुना है वहीं कोई नया घर ले लिया है। तो आप मिलने नहीं गई उनसे? पहले तो उन लोगों ने बुलाया नहीं, अब अगले महीने बुलाया है राहुल की शादी में। अच्छा, राहुल शादी कर रहा है? हाँ, तेरी चाची ने फोन किया था, बोल रही थी बहुत बड़े घर में शादी हो रही है, तो जरा तैयारी के साथ आना। माँ आप जाओगे? हाँ, जाने का मन तो नहीं है, क्योंकि तेरी चाची और राहुल के घमंड की अब कोई सीमा नहीं है, लेकिन जाना तो पड़ेगा, वरना कहेंगे कि हम चिढ़ के मारे नहीं आए। अच्छा ये सब छोड़ और ये बता तू कब आएगी? जल्दी आऊंगी माँ। कुछ दिन बाद राहुल की शादी का दिन भी आ गया। राहुल के ससुराल वालों ने शादी पर बहुत खर्चा किया था। शादी देखकर कमला और हरीश को बहुत खुशी हुई,
लेकिन ना तो उनसे राहुल ने कोई बात की और ना ही उमा या उसके पति सतीश ने। बेचारी कमला और हरीश एक कोने में ही बैठे रहे और इंतजार करने लगे कि कब फेरे पूरे हों और कब वो अपने गांव वापस चले जाएं। लेकिन तभी लाल बत्ती लगी एक गाड़ी गेस्ट हाउस के बाहर आकर रुकी। उस गाड़ी की आवाज सुनते ही राहुल गेट की तरफ भागा। तभी उसकी माँ उमा ने आवाज लगाई, कहाँ जा रहा है राहुल? अरे माँ, मेरे सीनियर आए। मैंने बड़ी मिन्नतों से उन्हें शादी में आने के लिए मनाया था। आ जाओ, आप भी आओ, उनका बढ़िया स्वागत करना है। राहुल की बात सुनते ही राहुल के माँ बाप और उसके ससुराल वाले कार के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। कार का गेट खुला और उसमें से साड़ी पहने हुए किरण बाहर निकली। किरण अब उस जिले की नई डिप्टी कलेक्टर थी। किरण ने जाते ही सबसे पहले अपने पापा और